हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 6, जिसमें हम बात करेंगे लिखने के बारे में। तो लास्ट यूनिट में हमने पढ़ने के बारे में बात करा था। तो पढ़ना कैसे सिखाते हैं और किस तरह से पढ़ना और लिखना एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, आज ओनली लिखने के बारे में बात होगी। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो सारी रिवाइज कर ली होंगी, पीडीएफ से रिवीजन आपका चल ही रहा होगा। और भी यदि आपको कोई डाउट कहीं पर रहता है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, चलो तो यूनिट 6 के बारे में हम बात करें। लिखना सिखाते समय तो एक मिनट, थोड़ा और इसे जूम कर लेते हैं ना। हम्म लिखना सिखाते समय भाषा के दो कार्य होते हैं। एक तो होता है अभिव्यक्ति और दूसरा होता है संप्रेषण। अभिव्यक्ति मतलब आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाते हो, बता पाते हो दूसरों को। और दूसरा काम ये होता है कि आप अपने विचारों को संप्रेषण कर पाते हो, विचारों का संप्रेषण हो पाता है, मतलब विचार आप सामने वाले तक पहुंचा सकते हो। ठीक, हालांकि दोनों वर्ड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अभिव्यक्ति खुद के विचारों को अभिव्यक्त करना, संप्रेषण अपने विचारों को एक पर्टिकुलर व्यक्ति या एक कम्युनिटी तक पहुंचाना। ठीक है ना बात। लिखना मतलब क्या? लिखने का अर्थ माना जाता है ऐसे चिन्ह और आकृतियां बनाना जो कि दूसरे व्यक्ति द्वारा समझा जा सके। लेकिन ये परिभाषा तो बिल्कुल सीधी सादी है कि भाई ये आप जैसे यहाँ पर देख रहे हो कि काफी चिन्ह बने हुए हैं जिसके माध्यम से हम कुछ बातें समझ पा रहे हैं, लेकिन ये एक सिंपल डेफिनेशन है। अगर अदर इसकी बात करें, आगे लिखने की बात करें, तो लिखने का काम होता है अपने आप को अभिव्यक्त कर पाना और अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा पाना। ये लिखने का मेन काम है। मनुष्य ने मनुष्य ने भाषा बोलना लगभग 10 लाख वर्ष पहले ही सीख प्रारंभ कर लिया था, लेकिन लिखना 5000 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ है। यानी कि बोलना बहुत पहले आ गया था, उसके बाद लिखना प्रारंभ हुआ है। अब लिखने को हम क्या बोलेंगे? लिखना केवल एक प्रकार का माध्यम है जिसमें बोली गई बात को व्यक्त किया जाता है। यानी कि लिखना एक नई भाषा को प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि ये केवल उसी भाषा के नए रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो वो चीजों को प्रेजेंट करने के तरीके होते हैं, या तो बोलकर प्रेजेंट कर दो या फिर लिखकर प्रेजेंट कर दो। ठीक है ना। अब ऐसा तो नहीं मैं बोल रहा हूँ कुछ और लिख कुछ और दूंगा, या जिस बोली में बोल रहा हूँ लिखने के लिए मैं कोई और बोली यूज करूंगा। जिस बोली में बोल रहा हूँ बस उसी का एक दूसरा तरीका है प्रेजेंट करने का, लिखना। मैं अपनी बात आप तक या तो बोलकर पहुंचा सकता हूँ या फिर लिखकर पहुंचा जा सकता हूँ। तो बोलकर पहुंचाने वाली बात को ही दूसरे रूप से पहुंचाना, वही होता है आपका लिखना। ठीक है, विचारों को बोलकर अभिव्यक्त करने की वजह दूसरे तरीके से अभिव्यक्त कर सकते हैं, तो वो दूसरा भी तरीका हो जाएगा लिखना। क्लियर हुई बात। तो अपनी बात कहने का एक दूसरा माध्यम है लिखना और कोई ज्यादा नहीं है। तो किसी भी संप्रेषण में दो माध्यमों के बीच अंतर है। पहला, लिखित शब्द बोले गए संदेश से अधिक स्थायी होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, मैंने बोला गया, लेकिन जो लिख दिया है वो तो काफी टाइम तक बना रहेगा। बोले गए शब्द तब तक ही रहते हैं जब तक कि बोलने की आवाज रहती है, जबकि लिखित सामग्री तब तक बनी रहती है जब तक कि वह सामग्री रहती है। आई बात समझ में। तो बोले गए शब्द अमूर्त, अप्रत्यक्ष एवं अस्थायी होते हैं, जबकि लिखित शब्द मूर्त, प्रत्यक्ष एवं स्थायी होते हैं। जो भी चीज लिखी हुई है ये मूर्त सामग्री हमारे सामने प्रेजेंट है, और ये स्थायी सामग्री है। मान लो ये डीएलएड की ये जो एनआईओएस की बुक्स हैं, अगर ये सारी बुक्स एक बार कोई बोल देता, कोई एक बार बोलकर सुना देता और बात खत्म, तो ये कितने टाइम तक रुक पाता? कुछ ही समय तक रुक पाता। ठीक है, लेकिन इनको एक प्रिंटेड मटेरियल में हमारे सामने प्रोवाइड कर दिया, तो अब ये हमेशा के लिए हो गया। अगर हम जैसे बात करें भगवत गीता, रामायण जैसे धार्मिक ग्रंथों की बात करें, या फिर अदर ग्रंथ जैसे बाइबल है, कुरान है, वो सिखों का भी एक होता है गुरुवाणी, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है। तो ये क्या है? ये एक लिखित रूप में है। ये लिखित रूप में है, तो जो हमारे धर्म गुरुओं ने बात कही गई है, जिन्हें हमें मानना चाहिए, वो बात अभी तक चलती हुई आ रही है। अगर वो सिर्फ बोलकर ही छोड़ देते तो फिर आज की जो जनरेशन है, आज की जनरेशन का तो सब कुछ उड़ ही गया होता। तो लिखने से ये फायदा है कि जो सामग्री है वे स्थायी हो जाती है। दूसरा, बोलते समय सुनने वाला अक्सर हमारे सामने होता है। इस प्रकार हमारे संदेश की विषय वस्तु में शब्दों के अर्थ और साथ ही ऐसे हावभाव शामिल होते हैं जिससे हमारी आवाजों की ध्वनि संबंधी गुणवत्ता भी शामिल होती है। तो सामने वाला आपके सामने रहेगा, जब आप बोल रहे होगे तो आपके हावभाव डिपेंड करेंगे, आप किस टोन में बोल रहे हो, आपकी आवाज का जो लय है, उतार चढ़ाव है, वो किस तरह के, ये सारी चीजें इफेक्ट डालेंगी। भाषा के बोले का रूप में किसी भी प्रकार की गलतफहमी की स्थिति में हम तुरंत ही अपने आप को ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बोलते टाइम कहीं गलती हो जाती है तो आप तुरंत ठीक कर लोगे, लेकिन लिखित में ऐसा कुछ नहीं हो सकता।
एक तो आप लिख कुछ और रहे, हो सकता है सामने वाला उसे कुछ और भाव से पढ़ ले, हो सकता है ऐसा। और यदि कुछ गलती हो जाती फिर वो हमेशा के लिए बनी ही रहती। जैसे जब हम NIOS की इन बुक्स को ही पढ़ रहे हैं तो बीच में हमें कुछ गलतियां भी देखने को मिली। अगर आप पूरी वीडियो देखते हुए आ रहे हो तो आपको पता होगा कि बीच में छोटी मोटी गलतियां देखने को मिली हैं। प्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमचंद ने कहा है कि बोलने में जबान नहीं कटती लेकिन लिखने से हाथ कट जाते हैं। बोलने में जबान नहीं कटती, इसका मतलब क्या है? आपने बोला और आपने कुछ गलत बोल दिया तो आप तुरंत उसे सही कर सकते हो, लेकिन आपने एक बार लिखकर किसी को कुछ भेज दिया, अब आप उसे सही नहीं कर सकते, तो लिख देने से हाथ कट जाते हैं। हालांकि आजकल तो जैसे अगर आप टेलीग्राम पर बात करो, मैसेज एडिट हो जाते हैं, मैसेज डिलीट हो जाते हैं, ये बात अलग है, लेकिन हम उसकी बात कर रहे हैं अगर आप लिखकर किसी चीज को संप्रेषित कर रहे हो तब। बोले जाने वाले वाक्य लिखित वाक्यों की तुलना में अपेक्षाकृत कम जटिल होते हैं, ये बात भी ठीक है। बोलना थोड़ा आसानी होता है लिखने की तुलना में। लिखित भाषा अपना स्वरूप लंबे समय तक बनाए रखती है और बहुत धीरे धीरे बदलती है। अगर हम इसके को इस तरह से देखें कि किस तरह से, जैसे कि कोई बुक है, आप किसी ने कोई बुक लिख दी, ठीक है, अब उसका सेकंड एडिशन आएगा, थर्ड एडिशन आएगा, फोर्थ एडिशन आएगा, लेकिन ये कुछ टाइम बाद आएगा, धीरे धीरे आएगा। ऐसे नहीं कि आज बुक में कुछ लिखा कल पूरा कुछ चेंज हो गया। तो लिखित चीजें अपना स्वरूप बहुत धीरे धीरे बदलती हैं। शुरू में बच्चे के द्वारा लिखने के सभी प्रयास शब्द की ध्वनि और जिस तरह से बोले जाते हैं उसे प्रभावित करते हैं। स्टार्टिंग में होता क्या है कि शब्द की ध्वनि क्या है और वो किस तरह से बोला जा रहा है, ये लिखने को प्रभावित करता है। आप कभी जैसे कुछ चीज हम गलत बोलते हैं तो उन्हें गलत ही लिख लेते हैं, कुछ इस प्रकार का। लिखने की शुरुआत कैसे होती है? परिचालन कुशलता यानी कि फाइन मोटर स्किल। लिखने के लिए जो स्किल चाहिए वो फाइन मोटर स्किल है। फाइन मोटर स्किल मतलब आपकी जो फिंगर्स हैं, आपकी फिंगर्स में क्या होना चाहिए? आपकी फिंगर्स जो आपकी फाइन मोटर स्किल के अंदर आ जाएंगी कि पेन को इस तरह से पकड़ना, इस तरह से आपको इस पेन को चलाना है, तो ये हमारी फाइन मोटर स्किल है। परिचालन कौशल के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए बच्चों को ठोस वस्तुओं के साथ अंतःक्रिया करनी चाहिए और उन वस्तुओं को जैसा कि ठीक समझे उसके अनुसार परिचालन कर देना चाहिए। बच्चों के सामने कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्ट रखो, उनके बीच कुछ ना कुछ उन्हें करने दो, उन्हें वस्तुओं को पकड़ने का अभ्यास कराओ। जैसे कुछ बिल्डिंग ब्लॉक जो आते हैं वो एक एक ब्लॉक को उठा रहा है, आराम से धीरे धीरे रख रहा है। आई बात समझ में? उन्हें पेन दे दो, बच्चा वो ऐसा पकड़ के कुछ भी ड्रॉ करे, वो कैसा भी पकड़ ले पेन को, कुछ भी बनाता रहे। इससे क्या होगा? धीरे धीरे फाइन मोटर डेवलप होगी। चित्रकारी का विकास बच्चों में परिचालन कौशल मतलब कि फाइन मोटर स्किल विकास भी करता है, साथ ही मनोरंजन भी करता है। चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित किए जाने चाहिए। अब चित्र बनाने में आप ये मत देखो कि बच्चा अच्छा ही चित्र बनाए, बच्चा कुछ भी बनाए, जैसा बनाए बनाने दो। अगर वो बच्चा ऐसे ऐसे कुछ भी ऐसे ऐसे करते रहे ना, तो बच्चों को आप ऐसे ऐसे भी करने दो, ठीक है। अक्षर, शब्दों और वाक्यों का अभ्यास। बच्चों को लिखित शब्दों को परिचित कराने के लिए अलग अलग अक्षर और वर्णमाला उपयोगी, क्योंकि किंतु वे तब तक अर्थपूर्ण नहीं हो सकते जब तक कि शब्दों और वाक्यों के साथ उनके संबंध स्थापित ना कर दिए जाएं। जैसे शब्द लिखा हुआ है छोटा आ, ये से सिखाते हैं बच्चों को, तो बच्चा बड़ा आ सीखता है। इससे पहले कुछ इस तरह से सिखाते हैं कि शायद सिर्फ ये बनवाते हैं, मैंने शायद एक आध बार कभी देखी हुई ये किताबें, इस तरह के आकार बनवाते हैं बहुत सारे। तो बच्चों को शब्द सिखाओ, शब्द के साथ साथ मतलब अक्षर सिखाओ और अक्षर को किसी शब्द से जोड़ो ताकि वे उसको समझ सकें कि आखिर अक्षर का मतलब क्या है। बच्चों को लिखना सिखाने में दो बातें बहुत उपयोगी होती हैं। पहली, उनकी योग्यता एवं क्षमताओं का सम्मान करना और ऐसा आनंददायक वातावरण तैयार करना जिसमें वे सीख सकें। इस बात को समझना आवश्यक है कि बच्चे भाषा सीखने की अपार एवं जन्मजात क्षमता होती है। बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता बिल्कुल ठीक है। आपको बच्चों को सिखाते टाइम यह सोचना है कि भाई जो मैं बच्चों को सिखा रहा हूं, ठीक है, बच्चा इतना योग्य है कि वो सीख जाएगा। बच्चे के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, बच्चे के अंदर इतनी क्षमता है कि जो मैं सिखाना चाह रहा हूं वो बच्चा सीख जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ये काम बात है कि बच्चे मिट्टी, फर्श, कागज पर अलग अलग किस्म के चिन्ह, आकृतियां बनाकर अच्छी खासी कहानी सुना देते हैं। ये आकृतियां उनके लिए निरर्थक नहीं होती बल्कि अपनी बातचीत को लिखकर दर्शाने के लिए विशेष लिपि होती है। अब बच्चे मिट्टी मतलब फर्श पर कुछ भी बना देते हैं, मिट्टी पर कुछ भी ऐसा वैसा बना देंगे और बोलेंगे कि ये बतख आ रही है, मुर्गी आ रही है, शायद ये मुर्गी मुर्गा जैसा कुछ बन गया है, इस तरह से। तो बच्चे ऐसे कुछ भी बना देते हैं, तो जो बना देते हैं तो बनाने दो, उन्हें मना मत करो। कुल मिलाकर 6-7 साल तक बच्चे जो कुछ कर रहे हैं करने दिया करो, उसके बाद ध्यान दिया करो कि गलती तो नहीं हो रही, हो सकता है बच्चा गलती सीख रहा हो।
बच्चे का हस्तलेखन पढ़ने योग्य हो, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो लिखा हुआ है वह अर्थपूर्ण हो। मतलब कि राइटिंग से ज़्यादा पर फोकस करना है, हमें फोकस करना है मीनिंगफुल राइटिंग पर। जो राइटिंग है वो कैसी हो बट मीनिंगफुल हो, समझ में आए और उसे पढ़ा जा सके। पढ़ने योग्य और सुंदर लिखाई हो, लिखाई बस ऐसी हो, मतलब ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा बहुत ही अच्छा हो इस पर ही फोकस करो, राइटिंग सुधारो, लेकिन इतनी हो कि उसे पढ़ा जा सके, उसे हर एक व्यक्ति पढ़ सके। अगर आपने वहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट्स बनाए हुए हैं, अगर बच्चे ने APPLE एप्पल लिखा हुआ है तो दिखे कि हाँ एक ए बना हुआ है, PPLE इस तरह के वर्ड बने हुए हैं, ठीक है ना। ऐसे नहीं है कुछ भी ऐसे कर दिया, अब इसमें पता नहीं चल रहा कि ये दीपक लिखा हुआ है, ठीक, क्योंकि इसको थोड़ा इस तरह से लिखा जाता तो ये समझ में आता कि हाँ अब ठीक है। लेकिन यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा बीच में कौन से लेटर्स बने हुए हैं, तो लिखा इस तरह की हो ताकि सामने वाले को समझ में आ सके। सुंदर हस्तलिपि और भाषा की पकड़ के बीच में कोई संबंध नहीं होता। यदि किसी व्यक्ति का हस्तलेखन अच्छा है तो जरूरी नहीं उसकी भाषा क्षमता भी अच्छी हो। यह बात ही बिल्कुल सही ही है कि सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि यार सामने वाले की राइटिंग अच्छी है तो उसकी भाषा पे अच्छी पकड़ हो। कई लोगों की राइटिंग अच्छी होती है लेकिन वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। अच्छी लिखावट विस्तृत करने हेतु बच्चों की सहायता करना। बच्चों की सहायता करना वही है कि यार आप उनसे चीज़ें विभिन्न प्रकार के आकृति बनवाओ, ऐसी आकृति बनवाओ, ऐसी आकृति बनवाओ। कुछ आकृति बनाना नहीं आ रही तो वो जो डॉट 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 ऐसे नहीं आता, ये इस पर लाइन फेरने के लिए बोलो, तो इस चीज़ों से हम सहायता कर सकते हैं। हस्तलिपि लिखावट और व्यक्तित्व। हस्तलिपि में सुधार लाने से व्यक्तित्व में सुधार नहीं आता, क्योंकि हस्तलिपि व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करती है। तो हमारी पर्सनालिटी पर हमारे लेखन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मेरी राइटिंग बेकार है बट मेरी पर्सनालिटी ठीक ठाक है, ऐसा कह सकते हो, अच्छी कह सकते हो, ठीक ठाक ही कह सकते हो। आई डोंट नो कैसी है, वो सामने वाली बता सकता है कि पर्सनालिटी कैसी है। हस्तलिपि में सुधार लाने के उबाऊ प्रयत्नों के कारण बच्चे लिखने की कार्य में रुचि खो देते हैं। होता क्या है कि आप बच्चों पर हमेशा प्रेशर डालो कि अच्छा लिखो, अच्छी राइटिंग लिखो, अच्छी राइटिंग लिखो, अच्छी राइटिंग लिखो, तो यार जो लिखने में मजा था ना बच्चे का वो मजा चला गया। वो हमेशा इसी पे ध्यान देगा मेरी राइटिंग अच्छी आए, अब उस पर उसका ध्यान इस पर नहीं रहेगा कि मैं जो लिख रहा हूँ वो अर्थपूर्ण है या नहीं है, वो सिर्फ राइटिंग पर ही ध्यान देगा। ठीक, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। डिसलेक्सिया आप जानते हो भाषा संबंधी बेकार है, और अगर डिसलेक्सिया वाले बच्चे भी, क्योंकि पढ़ता गलत है तो लिखने में भी गलती हो जाती है। अगर वो वाइस को सा लिख रहा है तो ये क्या है फिर, डिसलेक्सिया ही है। ऐसा बी होता है, ऐसा डी बना रहा है, अगर ऐसा बना रहा है DOG, डॉग, डॉग को वो ऐसा लिख रहा है तो ये क्या है, ये आपका डिसलेक्सिया है। अच्छा, डिस्प्रैक्सिया क्या होता है, कमजोर परिचालन कुशलता एवं आयोजन। डिस्प्रैक्सिया में होता है यह कि आपकी जो मसल्स हैं, मसल्स का कोऑर्डिनेशन सही से नहीं होता, मसल सही तरीके से चल नहीं पाती। तो डिसलेक्सिया और डिस्प्रैक्सिया भी रीजन हो सकते हैं जिससे बच्चे को लिखने में समस्या आए। अच्छे लेखन लिखावट की विशेषता। अच्छे लेखन की विशिष्टता क्या होती है? लिखित भाषा के वे लक्षण जो कि बोलने वाली भाषा में नहीं होते, उन पर यदि आरंभ से ही जोर दिया जाने लगे तो भाषा को सीखना एक समस्यापूर्वक विषय बन जाता है। देखिए, लिखित भाषा के वे लक्षण जो कि बोलने वाली भाषा में नहीं होते हैं, यदि आप उन पर जोर देते हो तो लिखना एक समस्यापूर्ण चीज़ बन जाती है। मतलब कि आप बच्चों को बार बार टोक ही रहे हो लिखने के लिए कि ऐसा लिखो, वैसा लिखो, इस तरह से लिखो, इस तरह से लिखो, तो सीखना एक समस्यापूर्ण बन जाएगा, बच्चा उसे सही तरीके से नहीं सीख पाएगा। ठीक है, बार बार आप वर्तनी पे ध्यान दे रहे हो, बार बार स्पेलिंग पे ध्यान दे रहे हो, हालांकि देने की जरूरत है, बट बच्चा लिखना सीख जाए उसके बाद देने की जरूरत है। क्योंकि हम ये जो चीज़ पढ़ रहे हैं ये हम DLED की बुक्स है, ये जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, और हमारा जो एग्जाम है PRT का वो भी उसी लेवल का, हमें 1 से 5 तक के बच्चों को संभालना है। जब आपको 1st से 5th तक के बच्चों को संभालना है, यानी कि उस टाइम पर बच्चे चीज़ें सीख ही रहे होते हैं। ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से सही भाषा। ध्वनि के स्तर पर यह स्वाभाविक है कि शुरू शुरू में अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से लिखेंगे। एक ही शब्द अलग अलग बच्चे सामाजिक परिवेश में अलग अलग तरीके से बोला जाता है, तो इस पर कोई हमें घबराना नहीं है कि तुम ऐसे लिखते हो, तुम वैसे लिखते हो। जैसे कि शक को इस तरह से लिख सकता है, कोई शक इस तरह से लिख सकता है। कुछ बच्चे सांप, जो सांप है उसको सांप लिख सकते हैं, शांति को इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये वहाँ की भाषा, वहाँ की जो भाषा है, वहाँ के जो लोगों का रहन सहन है या उनका जो परिवेश है उसके हिसाब से इनमें अंतर आ सकता है। जैसे कि एक वर्ड होता है अलग और एक वर्ड होता है अगल। तो एक बार शायद मेरी बात है, मैंने शायद 3rd या 4th क्लास में अगल लिख दिया था अलग की जगह,
क्यों? क्योंकि शायद मैं बोल चाल में अगल ही बोल देता था, अलग की जगह अगल बोल देता था, तो मैं अगल ही लिख दिया था। इवन इस पर मुझे टीचर ने इतना बड़ा बेइज्जत करा था, मैं बता नहीं सकता। मतलब थर्ड फोर्थ क्लास में बच्चों को बेइज्जत किया जाता है, क्या सही बताया जाता है? अब ठीक है, वो गई बातें। तो अगल नहीं होता, क्या होता है? अलग होता है। तो ये क्या हुआ? ये बोल चाल की वजह से गलत लिखा गया। दिमाग, कहीं कोई दिमाग पढ़ता है इसको दिमाग। एक होता है आपका नारियल, नारियल वर्ड होता है एक, लेकिन हम लोग इसे नारियल ना बोलकर नरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नरियल बोलते हैं, हमारी जो आम भाषा है। तो ज्यादातर बच्चे नरियल लिख देते हैं कई बार, तो उन्हें समझाना पड़ता है नरियल नहीं नारियल होता है। ठीक है, तो ये गलतियां हैं, जो गलतियां हो जाती हैं किस वजह से? सामाजिक परिवेश की वजह से हो जाती है। इन गलतियों को सुधारना है, ना कि जिस तरह से मुझे टीचर ने बेइज्जत करा था उस तरह से आपको बेइज्जत करना है ना। शुद्ध वर्तनी और व्याकरण आपके अपने आप में कोई सार्थक लक्ष्य नहीं है। सार्थक लक्ष्य है प्रभावी, रोचक और संदेशप्रद संप्रेषण। वर्तनी शुद्ध हो, व्याकरण ठीक हो, ये कोई प्राइमरी गोल नहीं रहेगा हमारा। प्राइमरी लक्ष्य नहीं है कि हमें वर्तनी सही लिखवाना है, व्याकरण सही लिखवाना है। प्राइमरी तो ये है कि बच्चे लिखने में इंटरेस्ट लें, उन्हें मजा आए और उनका लिखना इफेक्टिव हो। बाद में व्याकरण सही कराना कर देंगे। अब वो टीचर ने एक बार मना करा मुझसे, ठीक है सुधर गया, अलग हो गया, अलग कागज लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। संप्रेषण की भाषा स्पष्टता और संक्षिप्तता। भाषा में स्पष्टता और संक्षिप्तता होनी चाहिए। हमारे लिखने के तरीके में उसी शैली, व्याकरण, शब्द चयन पढ़ने वाले व्यक्ति समूह के आसार बदलाव आते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। देखो, आप बोल रहे हो या लिख रहे हो, व्यक्ति के हिसाब से आप अपने वर्ड्स चेंज कर देते हो। अगर आप एक पत्र लिख रहे हो, ठीक है, जो कि बहुत पहले के टाइम पे लिखा जाता था, अगर आप पत्र किसे लिख रहे हो, आप मान लो पत्र किसी अधिकारी को लिख रहे हो, किसी सरकारी अधिकारी को लिख रहे हो, तो आप अलग तरह के शब्द यूज करोगे। अगर आप पत्र अपने माता पिता को लिख रहे हो, हालांकि आप पत्र को नहीं लिखता, लेकिन अगर शब्द यूज करोगे। अगर आप पत्र अपने प्रेमिका या प्रेमी के लिए लिख रहे हो, तो वहां पे अलग वर्ड यूज करोगे। ठीक है, अब हम इन्हीं को किसी में चेंज कर दें। आप मान लो कोई मैसेज भेज रहे हो, अधिकारी को मैसेज भेजोगे तो आप अलग वर्ड्स का यूज करोगे, माता पिता को भेजोगे तो आप अलग यूज करोगे, आप अपने बाबू सोना को भेजोगे तो आप अलग यूज करोगे, और आप अपने किसी दोस्त को भेजोगे तो फिर आप अलग शब्द का यूज करोगे। आई बात समझ में? तो जैसे बोलना हमारा बदलता है, वैसे ही हमारा लिखना भी व्यक्ति के हिसाब से बदल जाता है, आपकी पूरी शैली ही बदल जाती है। लिखने में स्पष्टता, संक्षिप्तता जरूरी है, क्योंकि इसी से पाठक को पता चलता है कि लिखने वाले का अर्थ या अभिप्राय क्या है। देखो, स्पष्ट रूप से लिखो, जो बात आप लिखना चाह रहे हो उसमें किसी तरह की ऐसे सेंटेंस यूज मत करो कि लिखने में सामने वाला समझ ही ना पाए। ठीक है, संक्षिप्तता मतलब कि छोटे से में आप ज्यादा से ज्यादा बात कह सको, कम शब्दों में ज्यादा बात कह सको। कम शब्दों में ज्यादा बात कहना बहुत बड़ी बात होती है। संक्षिप्त और स्पष्ट लेखन के अग्रिम रूप में योजना बनाने की आवश्यकता होती है। मतलब पहले से ही योजना बनाना पड़ता है अगर हमको कुछ अच्छा लिखना है, संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से लिखना है। सरल बनाम अलंकारिक भाषा, सिंपल वर्सेस फ्लोवरी लैंग्वेज। फ्लोवरी लैंग्वेज, देखो, एक सिंपल लैंग्वेज होती है जो हम सब आम भाषा में यूज करते ही हैं, और एक होती है फ्लोवरी लैंग्वेज। क्या होती है? यहाँ पे लिखा है फ्लोवरी लैंग्वेज के बारे में, चलो पूरा पढ़ लेते हैं। यह एक आम मान्यता है कि अच्छा लेखन वह कहलाता है जिसमें विस्तृत शब्दों और वाक्यों को साथ लेकर अलंकारिक भाषा का यूज किया जाए, किंतु यह पाठकों को कुछ बताने के स्थान पर उन पर भ्रम उत्पन्न करे तो इसका उद्देश्य हो जाता है। अलंकारिक भाषा मतलब कि आपने उसमें मुहावरे यूज कर दिए, कुछ अलंकार यूज कर दिए, जिससे उसका अर्थ बदल रहा है। अब सामने वाला समझ जाए तो ठीक है, लेकिन सामने वाला इसमें खो जाए, इसमें कंफ्यूज हो जाए, तो फिर वो बात अलग है। जो लेखन इसे पढ़ने लगे, बच्चों को लिखने में ऐसी भाषा का प्रयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए जिससे उनका अभिप्राय स्पष्ट हो जाए। ठीक है बात। जैसे जैसे बच्चों का शब्द ज्ञान पढ़ने अथवा भाषा से जुड़ने अनुभवों के माध्यम से विकसित होने लगता है, वैसे वैसे अलंकारिक शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। ये बात अच्छी लिखी हुई है कि अलंकारिक भाषा का प्रयोग बच्चे स्टार्टिंग से नहीं करेंगे, लेकिन जैसे जैसे शब्दों को पढ़ते जाएंगे, नए नए शब्दों को जानते रहेंगे, फिर वो अलंकारिक शब्दों का यूज करना सीख जाएंगे। ईमानदारी से किया गया सरल लेखन सदैव अलंकारिक और अभिमान पूर्ण लेखन के ऊपर यानी कि उससे श्रेष्ठ होता है।
अभिमानपूर्ण लेखन जिसमें आपका ईगो झलक रहा हो, आपने इतना भयंकर घुमा के लिख दिया हो कि आपको समझने में दिक्कत आ रही हो। जैसे कि आप जानते हो कि एक इंडियन है शशि थरूर, अगर आपने नाम सुना, हालांकि काफ़ी लोग जानते होंगे शशि थरूर जी को। उनकी इंग्लिश इतनी बेहतरीन है कि अगर आप उनकी इंग्लिश सुनोगे तो आप ऐसे ऐसे वर्ड्स का यूज़ करेंगे कि आपको डिक्शनरी खोलकर बैठना पड़ेगा। अच्छे से अच्छा इंग्लिश जानने वाला भी डिक्शनरी का यूज़ करता है उनके सामने, ठीक है। तो उनकी भाषा कैसी, उनकी भाषा इतनी ज़्यादा अलंकारिक है कि उसे समझने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। इवन कई फॉरेन के, कोई नॉर्मल फॉरेनर के सामने भी बोल देंगे ना जो इंग्लिश जानता हो, तो वो भी डिक्शनरी खोल के बैठ जाएगा। ऐसी लैंग्वेज है उनकी, इतने वर्ड्स, भारी भारी शब्दों का वो यूज़ करते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में लेखन कौशल का विकास, चित्र बनाना, बच्चों को चित्र बनवाओ बार बार, रेखा चित्र से कहानियां बनाना, चित्रों के माध्यम से ड्राइंग करके एक स्टोरी डेवलप करना, मतलब चित्र बना दो और उसके हिसाब से कहानी बन जाए। बच्चों को उस बारे में लिखने के लिए कहा जा सकता है जिसमें वे सामान्यतः बहुत रुचि रखते हैं अथवा जिसके बारे में बहुत बात करते हैं। जिस चीज़ के बारे में बच्चे ज़्यादा ज़्यादा बात कर रहे हैं उसको लिखने के लिए बोलो। जैसे कि कोई भी गेम हो गया, बच्चे उस गेम के बारे में बहुत बात करते हैं तो उस गेम के बारे में लिखने के लिए बोल दो। अपने प्यारे मित्र के बारे में बच्चों से लिखने के लिए बोल दो कि अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बोलो। आपका प्यारा कुत्ता हो सकता है, आपके घर में गाय हो सकती है, उसके बारे में लिखो। आपके घर में एक पौधा हो सकता है, उसके बारे में आप लिख सकते हो, ठीक है। गर्मी की छुट्टियों में आप कहाँ कहाँ घूमने गए थे उसके बारे में आप लिख सकते हो। आपने दिवाली कैसे मनाई उसके बारे में आप लिखने के लिए दे सकते हो, ठीक। कहानी को आगे बढ़ाना, एक कहानी बीच में रुक गई, अब उसे आगे बढ़ाओ। श्रुतलेख, डिक्टेशन, श्रुतलेख काफ़ी अच्छी चीज़ है, इससे बच्चों की जो भी अशुद्धियाँ वो दूर होती हैं। अंतिम अक्षर प्रथम, अंतिम अक्षर प्रथम क्या होता है, बच्चों की समूह बैठा दिया जाता है, एक एक करके शब्द लिखने के लिए कहा जाता है। जो पहले लिखते हैं उसका पहला अक्षर का आखिरी अक्षर होना चाहिए। अरे फॉर ऐसे, जैसे कि मैंने लिखा, एक व्यक्ति ने लिखा कलम, तो दूसरा क्या लिखेगा, माँ से लिखेगा, माँ से क्या लिख दिया ने, मछली। तीसरा किससे लिखेगा, ला से लिखेगा, ला से क्या लिख दो, ला से क्या लिख दो, तो इतने सारे वर्ड मुझे ला से लिख दिया, लिखना, ठीक है। फिर आ गया ना, तो अगला वाला किससे लिखेगा, ना से लिख, ना से कोई भी एक वर्ड लिख देगा। तो ऐसा होता है अंतिम अक्षर प्रथम। बच्चों को रुचि के अनुसार उनके विषय पर लिखने के लिए देना। लेआत्मक शब्द, ऐसे शब्द बनाने के लिए कहा जैसे किसी बाकी कविता में बनते हो, मतलब कि कविता में जो ले चलती है, राइम्स जिसे हम बोलते हैं राइम्स, तो ऐसे शब्द लिखो जिनसे राइम से बनती हो। जैसे कि बच्चों से बोलो राम, नाम, काम, हम, तो ये कैसे होगा, ये राइमिंग वर्ड्स होगा। इस तरह के शब्द लिखने के लिए बच्चों से हम कह सकते हो। लेखन के उच्च प्रकार, हायर फॉर्म्स ऑफ राइटिंग। अब ये तो क्या थे, नॉर्मल तरीके थे बच्चों को सिखाने के लिए, लेकिन अब हम उनके लेखन को हाई लेवल पर लेकर जाना है। हाई लेवल पर कैसे लेकर जाओगे, तो अनुच्छेद लेखन, अनुच्छेद मतलब कोई भी आप बच्चों को एक आर्टिकल लिखने के लिए दे सकते हो, इसके अंतर्गत एक विषय दे सकते हो और उस विषय पर बच्चों से लिखने के लिए कहा जा सकते हो। निबंध लेखन जैसे बाद वाले कौशलों के लिए एक अच्छा अभ्यास है, मतलब कि बच्चे निबंध लिखना तो सीखेंगे, लेकिन निबंध लिखने से पहले बच्चों को अनुच्छेद लिखने की प्रैक्टिस करा दो। ये अनुच्छेद बालक की आयु और विषय की समझ के अनुसार छोटे या बड़े हो सकते हैं। निबंध लेखन, अब निबंध लेखन क्या होता है, निबंध लेखन एक ऐसी रचना होती है जो अनेक विचारों को क्रमबद्ध तरीके से बांधती। ऐसे आप सभी ने लिखा होगा, आपने हिंदी में भी लिखा होगा, इंग्लिश में भी ऐसे लिखा होगा, ठीक है। तो वही ऐसे की बात यहाँ पे चल रही है। हालांकि हम लोग रट कर लिखते थे, इवन हमने इंग्लिश का रट के लिखा है, बट हिंदी का ऐसे मैंने कभी याद नहीं करा अपनी लाइफ में। इवन काफ़ी दोस्त फ्रेंड्स वगैरह बोलते थे कि यार हिंदी में कौन कौन से ऐसे तूने प्रिपेयर करे। इनका प्रिपेयर करने की क्या बात है, मतलब अपन जानते हैं सारे नॉर्मल टॉपिक्स के बारे में, बस उनको लिखना ही है अच्छे तरीके से। तो उसमें याद करना जैसे कैसे होता। हाँ, इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत आती थी बचपन से ही, तो इंग्लिश का ऐसे ज़रूर रटा था। तो हिंदी में लिखने में कोई ज़्यादा समस्या है नहीं। निबंध मूलतः दो प्रकार के होते हैं, एक विचारात्मक होता है और एक भावनात्मक होता है। निबंध के कई भाग होते हैं जिसमें भूमिका, उसके मुख्य भाग और इसके बाद निष्कर्ष। भूमिका आती है, फिर मेन पॉइंट्स आते हैं और फिर लास्ट में निष्कर्ष आता है। देखो निष्कर्ष गलत लिखा है उन्होंने, निष्कर्ष इस तरह से लिखा था, शायद ऐसे लिखा था, ऐसे लिखा था, ऐसे लिखा था निष्कर्ष। दोनों शायद ये वाले बनते हैं। अरे यार मुझे, मतलब मैं ही कंफ्यूज हो रहा हूँ निष्कर्ष लिखने में। ऐसे ही होता है, अगर आपका एक आध बार गलत देख लेते हो ना कहीं पर लिखा हुआ, तो आप अपना सही भी आपको समझने में दिक्कत आती है। मुझे निष्कर्ष से देखना पड़ेगा निष्कर्ष कैसे लिखते हैं। इस विभाजन से पता चलता है कि निबंध के विचारों को आसान तथा प्रतिबिंबित होना चाहिए।
अनुच्छेद के विपरीत निबंध विषय में एक विशेष गहराई और विस्तृत व्याख्या की जाती है। आर्टिकल में उतनी छोटी मोटी व्याख्या की जाती है, लेकिन निबंध में बहुत गहराई से आप उसके अंदर डूबकर चीजों को लिखते हो। निबंध बड़ा भी होता है ना, 500-600 वर्ड्स का होता है, जबकि अनुच्छेद तो 150-200 शब्दों का ही होता है। पत्र लेखन, पत्र लेखन भी एक बहुत अच्छी बात होती है। पहले होता था, लेकिन अब तो पत्र लेखन बिल्कुल बंद ही हो गया है। ईमेल चलता है और बाकी तो अब डायरेक्ट व्हाट्सएप ही करते हैं सब। कहानी लेखन, कहानी लेखन बहुत अच्छा अभ्यास है। इसे आप किसी भी आयु में उत्पन्न कर सकते हो, साथ के साथ इससे बच्चे की लेखन में रुचि जागृत होती है। कविता लेखन, छोटी कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चे केवल उन्हीं कविता को जानते हैं जिनमें गायन वाले शब्द होते हैं। ये गायन वाले शब्द कविता में रुचि पैदा करते हैं और बच्चों के शब्दों के प्रभाव का अनुभव करते हैं। तो कविता लेखन देखो, छोटी कक्षाओं में तो सिर्फ बच्चे वही कविता बोलते हैं जिनके लास्ट में क्या हो, राइमिंग वर्ड चल रहे हों। लेकिन बड़ी कविताओं में ये थोड़े से बदल जाते हैं। कविता में राइम उतनी नहीं मिलती, थोड़ी बहुत ही मिलती है। मेन रहता है कि आप उसके भाव को समझ पाओ। ठीक है, सौंदर्य बोध की भावना विकसित करने को जोड़कर देखा जाता है कविता लेखन को। कविता लेखन से बच्चों में सौंदर्यात्मक भावना विकसित होती है। तो ये हमारा सारांश हुआ। यूनिट हमारी हुई कंप्लीट। यूनिट में कहीं भी कोई डाउट हो तो उसके लिए आप पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की समस्या हो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई कॉन्टैक्ट करना चाहे तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ये रहा। ठीक है, यदि आप में से किसी को कोई जेन्युइन समस्या हो तो आप मुझसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। इवनिंग में 6 to 7 में फ्री रहता हूँ। ओके, चलो मिटा देते हैं अब, इसलिए तो PDF में पहुँच गया, पता नहीं कौन कौन कॉल करेगा। तो क्लास ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।